नमस्कार और आपका स्वागत है। ये डिकोडर से इंडिया एंडेड वर्ल्ड फेम डे हैं। मैं हूं निधि राजदान। अब हम अमेरिका ईरान युद्ध के 10वें हफ्ते में हैं और लगभग एक महीने से एक बहुत ही अनिश्चित नाजुक युद्ध विराम लागू है। और उस युद्ध विराम की नाजुकता पिछले 24 घंटों में देखने को मिली, जब हफ्तों में पहली बार हमें ईरानी मिसाइलों और ड्रोन से यूएई पर संभावित हमले की और होरमुज जलडमरू मध्य में अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी की खबरें मिलीं, जिससे उस खास जलमार्ग में तनाव बढ़ गया है, जहां अमेरिकी जहाज कुछ तेल टैंकरों को उस महत्वपूर्ण जलमार्ग से सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकियों का कहना है कि यह एक रक्षात्मक और अस्थायी उपाय है। ईरानियों ने कहा है कि यह युद्ध विराम का उल्लंघन है। लेकिन यह सब दिखाता है कि, जैसा कि मैंने कहा, स्थिति वास्तव में कितनी नाजुक है। और चूंकि यह युद्ध विराम शांति वार्ता में किसी वास्तविक प्रगति के बिना एक तरह से अधर में लटका हुआ है, तेल की कीमतें पहले से ही दबाव में रही हैं। और पिछले कुछ दिनों में तेल की वे कीमतें फिर से तेज़ी से बढ़ गई हैं, क्योंकि इस बात को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं कि क्या यह युद्ध विराम वास्तव में टिक पाएगा। अब इसका आपके और मेरे लिए क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अब जब भारत में विधानसभा चुनाव सही मायनों में ख़त्म हो चुके हैं, तो हमें शायद देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में तेज़ बढ़ोतरी की उम्मीद करनी चाहिए। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों के लिए यह पहले ही हो चुका है, लेकिन अब हम इसका असर अपनी जेबों पर और भी सीधे तौर पर देख सकते हैं। इसका असर हम पर तब भी पड़ता, लेकिन यह और बड़ा होगा। लेकिन भारत और बाकी दुनिया के लिए इसके और भी बड़े आर्थिक प्रभाव हैं। और आज इस पर हमसे बात करने के लिए मैं डिकोडर पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर और अर्थशास्त्री डॉ का स्वागत करते हुए बहुत खुश हूँ, रघुराम राजन। वे आज शिकागो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉ राजन। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। मैं बस आपकी कुछ हफ्ते पहले कही बात को उद्धृत करना चाहती हूँ। इस संघर्ष के शुरू होने के तुरंत बाद, और वह तब की बात है जब युद्ध असल में अपने तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुका था। आपने कहा था कि एक लंबा संघर्ष एक अभूतपूर्व तेल शॉक को जन्म देगा। यह वित्तीय प्रणालियों को अस्थिर कर देगा और भारत जैसी तेल पर निर्भर अर्थव्यवस्थाओं को विशेष रूप से असुरक्षित छोड़ देगा। तो अब हम 10वें हफ्ते में हैं। हम किस स्थिति में हैं? खैर, हम इस समय शुरुआत के अंत में हैं, हंसते हैं। संघर्ष के शुरुआती दिनों में बात यह थी कि समुद्रों पर बहुत सारा तेल था। ऐसे कार्गो थे जो पहले से ही अपनी मंजिलों की ओर जा रहे थे और इसलिए और देशों के पास बफर स्टॉक थे। अब इन तीनों में ही कमी आ गई है। कि समुद्र में जो कार्गो हैं, रूसी, ईरानी कार्गो, हर कोई उनके लिए बोली लगा रहा है और उन्हें अपने देशों की ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। जो कार्गो अपने गंतव्य के रास्ते पर थे वे पहुंच गए हैं और देश अपने बफर स्टॉक का उपयोग कर रहे हैं। अब यह एहसास हो रहा है कि यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, कि बातचीत वाकई बहुत मुश्किल है, कि आपके पास मूल रूप से एक अड़ियल ईरान है, एक ऐसे अमेरिका के खिलाफ जो उस पर समझौता नहीं करना चाहता जिस पर ओबामा प्रशासन ने समझौता किया था। वह और ज़्यादा चाहता है और जाहिर है ईरान वह देना नहीं चाहता। और अभी हम कोशिश कर रहे हैं। हम एक ऐसी प्रक्रिया देख रहे हैं जिसके द्वारा अमेरिका द्वारा की गई नाकेबंदी ईरान को घुटनों पर लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जाहिर है ईरान की सरकार झुकने वाली नहीं है। यह देखते हुए कि आप जानते हैं, उसे लगता है कि वह उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ झेल सकती है। जितनी तकलीफ अमेरिका पहुंचाने में सक्षम है, खासकर यह देखते हुए कि इसमें से कुछ तकलीफ तेल की ऊंची कीमतों के ज़रिए अमेरिका को वापस मिल रही है, तो यह और ज़्यादा समय तक चल सकता है। यह प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि हमें युद्ध विराम कब मिलेगा जिससे जलडमरू मध्य खुल सकेगा। और यह भी स्पष्ट नहीं है कि यह मामला और बढ़ेगा या नहीं। आज की खबर कल से थोड़ी बेहतर है, लेकिन यह मामला बढ़ सकता है।
तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि इस समय देशों को मध्यम अवधि के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए और जैसा कि आपने कहा, तेल पर सब्सिडी देने के राजकोषीय परिणामों के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन लाने के लिए तेल की कीमतें बढ़ गई हैं और बहुत ज्यादा और भी बढ़ सकती हैं। अभी मांग दुनिया भर में उपलब्ध आपूर्ति से अभी भी ज्यादा है और खासकर पूर्वी एशिया में मांग और आपूर्ति के बीच का अंतर मुझे कहना चाहिए कि एशिया में ज्यादा सामान्य तौर पर मांग और आपूर्ति के बीच का अंतर बहुत ज्यादा है और वहीं मांग में गिरावट आई है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है तेल की कीमतें असल में कितनी ऊंची जा सकती हैं? फिलहाल यह एक $100 प्रति बैरल से थोड़ा ऊपर बनी हुई है। इसमें थोड़ी अस्थिरता रही है। लेकिन मेरा मतलब है, क्या आपको लगता है कि यह एक 150-200 तक पहुंच जाएगी जैसा कि कुछ लोगों ने भविष्यवाणी की थी? मुझे लगता है कि जब डिलीवरी की बात आती है तो कुछ जगहों पर यह पहले से ही उस स्तर पर है। जब आप 100 कहती हैं तो आमतौर पर हम वायदा कीमतों की बात कर रहे होते हैं और उसमें यह बहुत उम्मीद शामिल होती है कि युद्ध खत्म हो जाएगा, आपूर्ति फिर से शुरू हो जाएगी वगैरह। जब आप उन कीमतों को देखते हैं जो कभी कभी चुकाई जाती हैं जगह के आधार पर, तो ये पहले से ही उस तरह के स्तर तक पहुंच सकती है। और देखिए, समस्या ये है हमारे यहाँ खाड़ी देशों द्वारा लगभग 20 मिलियन टन तेल का उत्पादन होता है। वे इसमें से कुछ की खपत करते हैं, इसमें से कुछ लाल सागर के जरिए बाहर आ रहा है। मुझे लगता है कुल मिलाकर इस समय हमें लगता है कि कहीं 10 से 12 मिलियन बैरल प्रतिदिन का उत्पादन बंद है। और अगर आप $100 की कीमत को देखें तो उसके कारण लगभग 3 से 4 मिलियन बैरल की मांग में 3 से 4 मिलियन बैरल की गिरावट आई है। तो इसे और 6 से 8 मिलियन बैरल तक कम होना होगा और उसके लिए काफी ज्यादा कीमतों की जरूरत होगी। इसका कोई भी सिर्फ अंदाजा ही लगा सकता है, लेकिन जिन आंकड़ों की बात की जा रही है वे वही हैं जो आपने कहे, $150 से $200, कहीं उसी के आसपास। अगर आप हमें समझा सकें कि अगर यह लंबा खींचता है तो भारत में आम लोगों के लिए इसके क्या कुछ व्यापक परिणाम होंगे? मुझे लगता है आप जानते हैं, हम में से कुछ लोगों को आप जानते हैं रसोई गैस सिलेंडर वगैरह की कमी के तौर पर इसका असर दिखना शुरू हो गया है, लेकिन इसकी तकलीफ अभी तक सही मायनों में महसूस नहीं हुई है। तो हम सुन रहे हैं कि एयरलाइंस सरकार को चेतावनी दे रही हैं कि कृपया हस्तक्षेप करें, नहीं तो हमें, आप जानते हैं, अपने शेड्यूल बदलने पड़ सकते हैं, अपनी उड़ानों की संख्या में कटौती करनी पड़ सकती है। कुछ यूरोपीय एयरलाइंस ने ऐसा पहले ही कर दिया है। तो इसका जो एक तरह का डोमिनो इफेक्ट हो सकता है, उसके लिहाज से अगले कुछ हफ्तों और महीनों में क्या कुछ चीजें हो सकती हैं? खैर, पहले मेरा मतलब है रसोई गैस को ही ले लीजिए, है ना। जाहिर है कि हम ज्यादा रसोई गैस की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका मतलब है आप जानते हैं कि गैस का इस्तेमाल करने वाले दूसरे क्षेत्रों को नुकसान होगा। मेरा मतलब है रसोई गैस के अंदर भी हमने घरों और रेस्टोरेंट के बीच चुनाव किया है, लेकिन जाहिर है रेस्टोरेंट बहुत से लोगों को रोजगार देते हैं और रेस्टोरेंट के खिलाफ ये भेदभाव, कह सकते हैं, कुछ हद तक बेरोजगारी पैदा करेगा, लेकिन साथ ही बहुत से रेस्टोरेंट भी बंद कराएगा अगर उन्हें मिट्टी के तेल और इसी तरह के दूसरे वैकल्पिक स्रोत नहीं मिल पाते हैं। तो ये एक उदाहरण है कि इसका असर कैसे पड़ता है। जाहिर है घरेलू रसोई गैस की कीमतों को भी बढ़ाना होगा ताकि घरों में मांग में थोड़ी कमी लाई जा सके। अब फिर से इसका हमारे समाज के गरीब तबकों पर ज्यादा असर पड़ेगा। क्या उनके लिए सब्सिडी होगी या नहीं, उसे कैसे वहन किया जाएगा, यह एक और संबंधित प्रश्न है। जैसे बुवाई को ही लीजिए, जो जल्द ही होने वाली है, कि आप जानते हैं उर्वरक इस समय बहुत बहुत ज्यादा प्रीमियम पर हैं और अगर आप इस समय पर्याप्त उर्वरक नहीं डालते हैं तो आपकी फसल कम होती है।
अल नीनो के सामने, जो इस बार हमारे लिए, हमारे किसानों के लिए ज़्यादा मुश्किल माना जा रहा है, उसमें यह भी जोड़ दें कि उर्वरक बहुत ज़्यादा महंगे होंगे, बहुत 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 कम आपूर्ति में होंगे, ये एक समस्या होगी। तीसरा, मेरा मतलब है ऊंची कीमतें मांग को कम कर देंगी, लेकिन सक्रिय रूप से कमी भी होगी और इससे कुछ उद्योग बंद होने के लिए मजबूर होंगे, जिससे बेरोजगारी पैदा होगी। तो ये वे चीजें हैं जो सामने आएंगी जितना ज्यादा यह चलेगा, क्योंकि हम निश्चित रूप से बड़ी मात्रा में आयातित तेल, गैस और एलपीजी पर निर्भर हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले उल्लेख किया कि आप जानते हैं सरकार हमारी तेल और गैस की आपूर्ति पर सब्सिडी दे रही है। आप जानते हैं, और शायद उन सब्सिडियों पर फिर से विचार कर रही है। आपका इससे क्या मतलब है? क्योंकि क्या भारत सरकार उन सब्सिडियों को जारी रखना वहन कर सकती है? क्या आप ये कह रहे हैं? क्या ये बस बहुत मुश्किल और बहुत महंगा होता जा रहा है? देखिए, जब भी हम कीमत तय करते हैं और कीमत को अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के साथ समायोजित नहीं होने देते, तो एक अंतर्निहित सब्सिडी होता है। इसका भार या तो तेल विपणन कंपनियां उठाती हैं, लेकिन फिर सरकार द्वारा इसका भुगतान किया जाता है जब वह उन्हें कुछ अतिरिक्त लाभ देती है, या यह समय के साथ एक ट्रेड ऑफ है कि आप अब भी इसके लिए भुगतान करते हैं और फिर बाद में हम कीमत ऊंची रखते हैं, तब भी जब अंतर्राष्ट्रीय कीमतें गिर गई हों। लेकिन जो भी हो, मुझे लगता है कि मुद्दा यह है कि यह एक तरह से राजकोषीय समीकरण में जुड़ जाता है। अगर तेल विपणन कंपनियां में से अभी वहन करती हैं, तो इसका मतलब है उनमें से कुछ सार्वजनिक क्षेत्र में है कि सरकार को दिए जाने वाले डिविडेंड्स में गिरावट आती है और इसलिए इसका एक बजटीय परिणाम होता है। लंबी अवधि में आप इसे तेल विपणन कंपनियों पर थोपते नहीं रह सकते, क्योंकि उनके पास सीमित गुंजाइश होती है और उनमें से कई के वास्तव में आप जानते हैं जनता के बीच शेयर धारक हैं। तो आपको तेल की कीमतें बढ़ानी ही होंगी। तो मुझे लगता है लंबी अवधि के दृष्टिकोण से अगर यह लंबा चलने वाला है, तो सरकार के लिए सबसे अच्छी बात यह होगी कि वह कीमतों को आगे बढ़ाए, साथ ही सहायता के लिए कमजोर वर्गों को लक्षित करे। लेकिन सभी को सहारा देना सिर्फ अव्यावहारिक है, बल्कि यह उन्हें समायोजन करने से भी रोकता है। अगर तेल की कीमतें विश्व स्तर पर पहले से दोगुनी है, तो यह ज़रूरी है कि एक मर्सिडीज़ के मालिक भी इस बात को समझें और उसकी खपत कम करें। और इसलिए इसे और व्यापक रूप से आगे बढ़ाना और साथ ही वास्तव में गरीब वर्गों की, आप जानते हैं, इससे निपटने में मदद करना, मुझे लगता है कि इस तरह की रणनीति सामने आनी चाहिए, बजाय इसके कि सबके लिए कीमत का बोझ खुद उठा लिया जाए और उन्हें पहले की तरह मजे से उपभोग करने दिया जाए। लेकिन आप ग्लोबल इकोनॉमी पर आप जानते हैं क्या प्रभाव देखती हैं? क्या अमेरिका में शायद यह गलतफहमी है कि इसका असर अमेरिका तक पहुंचने से पहले सिर्फ एशियाई अर्थव्यवस्थाओं पर ज्यादा पड़ेगा, जो कि असल में सच नहीं है। आप पहले ही देख रहे हैं कि अमेरिका में भी गैसोलीन की कीमतें बढ़ गई हैं। लेकिन एक बड़े गहरे आर्थिक प्रभाव के संदर्भ में क्या यह मानना एक गलती है कि यह केवल एशियाई अर्थव्यवस्थाओं को ही नुकसान पहुंचाएगा? मेरा मतलब है दुनिया आपस में जुड़ी हुई है ना? तो ये कई तरीकों से पलटकर असर डालता है। जैसा कि आपने कहा, कीमतें, जब तक कि अमेरिका, और यह अकल्पनीय नहीं है, जब तक कि अमेरिका तेल और गैस के निर्यात पर प्रतिबंध नहीं लगा देता, कीमतें वही होंगी जो दुनिया की कीमतें हैं, क्योंकि यूरोप अमेरिकी गैस और अमेरिकी तेल के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है और तो इसी का सामना अमेरिकी उपभोक्ताओं और उद्योग को करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि उत्पादन में कमी से होने वाली किल्लत पहले से ही दूसरे क्षेत्रों को प्रभावित कर रही है। उदाहरण के लिए अमेरिका में भी उर्वरक की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं और अमेरिकी फार्मा को पिछली कार्रवाइयों की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो मुझे लगता है अमेरिका इसका कुछ अनुभव कर रहा है, लेकिन कमी दूसरे क्षेत्रों में भी दिखाई देगी। इनमें से एक क्षेत्र हीलियम है। हीलियम चिप उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
अगर होर्मुज जलडमरू मध्य की एक तरह की नाकाबंदी ज्यादा लंबे समय तक चलती है तो हीलियम का प्रवाह दुनिया भर में चिप चिप उत्पादन को प्रभावित करेगा। और जैसा कि आप जानते हैं इस एआई इन्वेस्टमेंट में आगे चलकर चिप्स बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर वे बाधित होते हैं तो इसका मतलब है सीमित एआई इन्वेस्टमेंट, जो अमेरिकी विकास में एक बड़ा कारक है। तो इसका असर कई तरह से वापस दिखेगा। अमेरिका कोई द्वीप नहीं है, यह बाकी दुनिया से जुड़ता है। ग्लोबल आपूर्ति श्रृंखलाएं अमेरिका से होकर गुजरती हैं और यह उन आपूर्ति श्रृंखलाओं में दिखाई देगा। क्या आपको चिंता है कि दुनिया धीरे धीरे एक रिसेशन की ओर बढ़ रही है? मुझे लगता है कि यह एक बहुत वास्तविक चिंता है अगर यह जल्द ही नहीं खुलता है। और आप जानते हैं चिंताओं में से एक यह है कि ये चीजें अरैखिक हो जाती हैं। जैसे ही आपके पास अभी हमारे पास बहुत बड़ी कमी नहीं है, हमारे पास उभरती हुई कमियां हैं, लेकिन जब किसी फैक्ट्री को बंद करना पड़ता है क्योंकि उसके पास पर्याप्त ईंधन नहीं है, तो ये एक बड़ा मुद्दा बन जाता है क्योंकि फैक्ट्री को फिर से खोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं भारत में एक चिंता यह है कि जब आप कोई रेस्टोरेंट बंद करते हैं तो रेस्टोरेंट के कर्मचारी अगर वे ग्रामीण इलाकों से हैं और उन्हें दूसरी नौकरी नहीं मिलती है तो वे वापस चले जाते हैं और उन्हें वापस लाना और भी मुश्किल हो जाता है। आप जानते हैं ठीक वैसे ही जैसे हमने महामारी में देखा था। तो मुझे लगता है कि इसके दूरगामी प्रभाव यह जितना लंबा चलेगा उतने ही बदतर होते जाएंगे, खासकर तब क्योंकि हम सिर्फ कीमतों में दिखने वाले कारकों से ईंधन की वास्तविक कमी में दिखने की ओर बढ़ रहे हैं, जिसके बहुत बड़े प्रभाव हो सकते हैं क्योंकि वे हर जगह असर डालते हैं, खासकर उन जगहों पर जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं वास्तव में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक वास्तविक चिंता यह भी है ना, कि अगर मेरा मतलब है अगर कोई चमत्कारी समझौता हो भी जाता है और एक शांति समझौता हो जाता है और होर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाता है, मान लीजिए अब से 1 महीने में, तो भी इसके दुष्प्रभाव बहुत लंबे समय तक रहेंगे और हम अचानक से कोई चमत्कार नहीं देखने वाले कि आप जानते हैं कीमतें स्थिर हो जाएं, आपूर्ति श्रृंखलाएं तुरंत स्थिर हो जाएं। मुझे लगता है कि यह बिल्कुल सही है। मेरा मतलब है सिर्फ तेल की कीमतों का ही मामला ले लीजिए। क्या वे तेजी से नीचे आएंगी? वे किसी तरह के समझौते की खबर पर नीचे आ सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह उम्मीद कि वे युद्ध पूर्व की कीमतों पर आ जाएंगी निकट भविष्य में यह अत्यधिक आशावादी है। सोचिए कि हर देश क्या करेगा। वह अपने बफर स्टॉक को फिर से भरना शुरू कर देगा। आप जानते हैं जैसे ही प्रवाह फिर से शुरू होता है, आप जानते हैं चिंता होगी कि यह फिर से रुक सकता है अगर माहौल एक बार फिर बिगड़ जाता है। और इसलिए हर कोई समुद्र में मौजूद तेल और प्राकृतिक गैस के लिए बोली लगा रहा होगा ताकि आप जानते हैं शुरू में वाणिज्यिक स्टॉक भर सकें, लेकिन उसके कुछ ही समय बाद रणनीतिक आपूर्ति स्टॉक को भरने के लिए जो खत्म हो गए हैं, तो यह सब भरने में कुछ समय लगेगा। उस अवधि में बहुत चिंता होगी और आप जानते हैं मेरा मानना है कि हम हफ्तों की नहीं, महीनों की भी नहीं, शायद तिमाहियों की बात कर रहे हैं जब तक कि तेल का मार्केट स्थिर नहीं हो जाता। साथ ही उत्पादन के बारे में आप जानते हैं जैसे जैसे यह आगे बढ़ेगा तेल गैस का उत्पादन बंद करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने मध्य पूर्व में सारे भंडारण भर दिए हैं। और अगर उत्पादन रुक जाता है तो उत्पादन फिर से शुरू करने में ज्यादा समय लग सकता है। आप बस एक स्विच चालू नहीं करते और गैस का उत्पादन शुरू हो जाता है। यह शुरू करने की एक प्रक्रिया है, उसमें भी समय लग सकता है और उसका असर हर चीज पे पड़ता है। उर्वरक उत्पादन गैस उत्पादन पर निर्भर करता है और उसकी भी शुरुआती लागत होती है। तो
आपूर्ति तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देगी और उन सभी कारकों के कारण जिनके बारे में हमने बात की है, मांग लंबे समय तक बहुत ज्यादा रहेगी, तो कीमतें ज्यादा होने वाली हैं। इसीलिए उन्हें आगे बढ़ाना शुरू करना महत्वपूर्ण है। और क्या आपको लगता है कि इससे भारत की जीडीपी वृद्धि पर कुल मिलाकर दबाव पड़ता है? मेरा मतलब है, हम आप जानते हैं, सरकार को यह कहते हुए सुनते रहते हैं कि भारत के मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स मजबूत हैं, हम इस तूफान का सामना कर लेंगे, वगैरह वगैरह। क्या हम ऐसा कर पाएंगे? क्या इससे हमारा जीडीपी भी कम होगा? खैर, कमी का निश्चित रूप से वैसा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वे यह आप जानते हैं, अगर कमी बढ़ती है तो कारखाने बंद हो जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार इस मामले में सही है कि हम इस स्थिति में एक उचित तरह की वित्तीय योजना के साथ आए थे। इन्फ्लेशन अपेक्षाकृत कम रहा है और आरपीआई द्वारा नियंत्रित रहा है। बड़ा सवाल बाहरी मोर्चे पर है कि आप जानते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी इन्वेस्टमेंट कम रहा है। पोर्टफोलियो विनिवेश हुआ है, लोगों ने भारतीय बाजारों से अपना पैसा निकाल लिया है और बाहर चले गए हैं। और इसलिए मेरी सबसे बड़ी चिंता बाहरी मोर्चे पर ज्यादा है, क्योंकि हमारा चालू खाता घाटा तेल की ऊंची कीमत के कारण हम अपना सारा तेल और गैस खरीदते हैं, वह एक तरह से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और चिंता की बात यह है कि पिछले कुछ आप जानते हैं महीनों में अंतर्वाह युद्ध से पहले भी बहुत ज्यादा सुस्त रहा है, तो हमें उस पर ध्यान देना ही होगा। मुझे नहीं लगता कि ये कोई तात्कालिक मेरा मतलब है, हमारे पास बहुत सारा विदेशी मुद्रा भंडार है। मुझे लगता है आरबीआई में विश्वास है और उसके इन्फ्लेशन टारगेटिंग व्यवस्था में। लेकिन फिर भी हमें एक मुश्किल दौर से गुजरना होगा जब हमारा चालू खाता घाटा बढ़ेगा, जबकि आप जानते हैं पिछले कुछ महीनों में वित्त पोषण का प्रवाह इतना अनुकूल नहीं रहा है। यह सुधारों के लिए एक अच्छा समय है। मेरा मतलब है, मैंने प्रधानमंत्री को बदलाव के बारे में बात करते हुए सुना। मुझे लगता है कि हमें इस समय यह दिखाना चाहिए कि हम निवेश करने लायक देश हैं, और हमें जिस तरह के प्रवाह की जरूरत है उसे आकर्षित करने के लिए इस समय कठिन सुधारों पर कड़ा कदम उठाना चाहिए, बजाय इसके कि आप जानते हैं पैसा लाने के लिए आकर्षक योजनाओं को आजमाएं। एक आखिरी सवाल, चूंकि आपने कहा कि शायद इस विपत्ति में एक अवसर है, हमारे ऊर्जा भंडारों के लिए आप जानते हैं लॉन्ग टर्म योजना का क्या यह कुछ ऐसा है जिस पर भारत को अब गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है? हम कब तक तेल के आयातों पर निर्भर रहेंगे? और हम कैसे, आप जानते हैं, इसके बजाय देश में ही उन भंडारों का निर्माण करें? खैर, हंसते हैं एक बड़ी खोज के अभाव में, और हम कई सालों से हिंद महासागर वगैरह में खोजने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए कि हमें तेल नहीं मिलता है, और निश्चित रूप से हमें अपने प्रयास जारी रखने चाहिए। मुझे लगता है कि स्पष्ट जवाब परमाणु है और पवन और सौर जैसे सस्टेनेबल ऊर्जा स्रोत हैं, जिसका यह भी मतलब है कि इसके साथ साथ सौर सेलों, पवन चक्कियों का उत्पादन, बल्कि बैटरी भंडारण का भी। ये ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर हम आगे चलकर बहुत अधिक निर्भर रहेंगे, और ये कुछ ऐसा है जिस पर हमारे उद्योग को ध्यान केंद्रित करना चाहिए इनमें अत्याधुनिक स्थिति तक पहुंचने के लिए, क्योंकि हमारी ज़रूरतें बहुत बड़ी होंगी, और इन ज़रूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना निश्चित रूप से एक कमज़ोरी हो सकती है, जिसके बारे में हमें चिंता करनी होगी। तो मैं सच में सोचता हूं कि यह एक ऊर्जा रणनीति पर विचार करने का एक बिंदु है। लेकिन साथ ही मुझे लगता है आप जानते हैं ऊर्जा में बफर बनाने के लिए हमारे कुछ विदेशी मुद्रा भंडार को स्थानांतरित करना भी उपयोगी हो सकता है, चाहे वह प्राकृतिक गैस का भंडारण हो या तेल का भंडारण हो।
आप जानते हैं क्या हम 100 दिन के 120 दिन के भंडारण स्तरों की ओर और ज्यादा जा सकते हैं, बजाय आप जानते हैं उन स्तरों के जिनकी बात होती रही है। तो निश्चित रूप से हम और भी कुछ कर सकते हैं इस कमजोरी को देखते हुए। हमें जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देने से सावधान रहना होगा कि आप जानते हैं उन आयामों पर कुछ करें, लेकिन लॉन्ग टर्म योजना को भी ध्यान में रखें। और लॉन्ग टर्म योजना ऊर्जा के अधिक सस्टेनेबल स्रोतों की ओर बढ़ना है। वे अधिक वितरित भी हैं, लाइन लॉस कम होता है वगैरह अगर हम सौर ऊर्जा को फैलाते हैं। तो चलिए हम वह भी करते हैं और इस बारे में सोचना शुरू करते हैं कि हम कुछ ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं और बाकी दुनिया को बेच सकते हैं। और इसके लिए हमारे उद्योग में साहस, नवीनता की आवश्यकता है, जो मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि वे भी आगे आएं। जी डॉक्टर रघुराम राजन, इस पर आपके दृष्टिकोण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि मैसेज स्पष्ट है, हमें तैयार रहना चाहिए। मुझे लगता है कि हम सभी को कुछ अल्पकालिक दर्द, निश्चित रूप से अल्प से मध्यम अवधि के दर्द के लिए तैयार रहना होगा आर्थिक मोर्चे पर। और हमें यह देखना होगा कि यह कब तक चलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, धन्यवाद। और अगले हफ्ते हम अमेरिका ईरान युद्ध और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में और भी बहुत कुछ लेकर वापस आएंगे। तब हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। उत्साहपूर्ण संगीत